नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर बांग्लादेश में जारी सियासी उथल-पुथल को लेकर है, जहां भीषण आगजनी और हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी खबर 5 अगस्त और भाजपा के संबंध को लेकर है, जहां एक बार फिर केंद्र सरकार एक बार फिर से वक्फ नियंत्रण कानून पर बड़ा कदम उठा सकती है। तीसरी बड़ी खबर देश में संचालित कोचिंग सेंटर को लेकर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने रायपुर में बदहाल सड़कों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह हिंसा कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच सेना चीफ जनरल बकार उज जमान देश को संबोधित करने वाले हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की ही तरह अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल मची हुई है, सियासत जिस प्रकार से तख्ता पलट कहें तो ज्यादा ठीक होगा, तख्ता पलट करने की तैयारी में छात्र नेता हैं, और जैसा जनता अराजकता फैलाने में जुटी हुई है, सरकारी बिल्डिंग को आग के हवाले किया जा रहा है, भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? भारत को इन सब गतिविधियों पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज में होगा अभी कुछ दिन पहले ऐसी चीज श्रीलंका में हुई, जहां पे यही समस्या जनरेट हुई थी। लोग, वहां की जनता जो है, श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई थी। आज वही स्थिति बांग्लादेश में। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बांग्लादेश की सेना ने जो पिछले 2 से 3 दिन में वहां की सामान्य जनता पे गोलियां चलाई, 250 से 300 लोगों की जान गई है। तो किसी भी देश के सेना को अपने देश की सामान्य जनता पे कभी भी इस तरीके का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हिंसा को भड़काता है, ये हिंसा को कम नहीं करता। दूसरे, बांग्लादेश की जो सेना है वो प्रधानमंत्री से गुड बुक्स में थी। इसको हम तख्ता पलट नहीं कहेंगे, ये तो एक फैसिलिटेशन हुआ है, क्योंकि बेगम शेख हसीना को वहां से सेफ पैसेज दिया गया, वो वहां से निकल चुकी है। सेना अध्यक्ष का बयान आया है कि अब सेना किसी पे गोली नहीं चलाएगी, पुलिस कोई फायरिंग नहीं करेगी। 24 से 48 घंटे में हम एक इंटरिम सरकार बना के देंगे जो आगे इस देश में शासन करेगी। तो यही मेजर्स जो आज लिए जा रहे हैं, ये 3 दिन पहले ले चाहिए थे। किसी को भी देश के शासक को अपनी जनता पे गोली चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, भारत के लिए चिंता का विषय क्या है कि भारत के आसपास के जितने भी नेबरिंग नेशन है, वहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे, वो भी स्टेबल नहीं है। श्रीलंका में अभी कोशिश है स्टेबल होने की, और बांग्लादेश की आज की स्थिति तो आप देख रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ है या क्या और नहीं हो सकता। तो बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की पूर्ण निगाहें। अब देखते हैं, शेख हसीना की ऐसी खबरें आ रही है कि वो दिल्ली आ सकती है बांग्लादेश के निकलने के बाद। इसमें कितनी सत्यता है ये भी कुछ देर में हम लोग को पता चल जाएगा। जी मनीष जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश शेख हसीना के नेतृत्व में, शेख हसीना के प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, तो यह भारत की कूटनीति के लिए और विदेश नीति के लिए क्या यह सही होगा, अच्छा होगा या बुरा साबित हो सकता है? देखिए, इसकी एनालिसिस तो तब होगी जब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट कैसी आती है, क्योंकि आपने देखा होगा श्रीलंका से जो राष्ट्रपति वगैरह
देश अपना छोड़ के गए थे असामान्य परिस्थितियों में, वो सब अब वापस आ गए, सिर्फ उसी देश में रह रहे हैं। जी तो ये कुछ दिनों की परिस्थितियां हैं। लॉन्गर टर्म में क्या होता है, भारत के रिश्ते हमेशा से शेख हसीना से अच्छे रहे, और हमें ये देखना होगा कि वो भी वहां 5वीं बार की प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बनी थी, वो वहां की पॉपुलर नेता नहीं जी है। उनके पिताजी का 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश में। ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है, और भारत को अपनी कूटनीति से इसे देखना होगा, क्योंकि भारत के बांग्लादेश के संग बॉर्डर बंगाल के थ्रू तो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति का वहां परिवर्तन आएगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भारत में जरूर आएगा। जी मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि अंतरिम सरकार बनाने की बातें कही जा रही हैं, शेख हसीना को सेफ पैसेज भारत तक देने के लिए की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के जैसे वहां कहा जाता है कि मिलिट्री डोमिनेटेड एक सरकार, या मिलिट्री का जिसमें ज्यादा हाथ रहता है, हस्तक्षेप मिलिट्री जब चाहे तब कर सकती है, इसी प्रकार का कुछ हमें बांग्लादेश में तो नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक तो ऐसी सूचनाएं हैं जो हमें लगता है कि सेना अध्यक्ष के और देश के प्रधानमंत्री के संबंध बहुत अच्छे थे, वरना आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों के संग कैसा बर्ताव होता है इस समय की स्थिति में। आज भी इमरान खान जी वहां पे जेल में है, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने प्रधानमंत्री को सेफ पैसेज फैसिलिटेट करा है, जिससे की उम्मीदें हैं कि कुछ दिन बाद जब स्थिति सामान्य होगी तो वहां पे फिर डेमोक्रेसी का शासन होगा, फिर जमहूरियत की जय होगी वहां पे। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक सेफ पैसेज दिया गया है, आपने बताया कि अभी कुछ समय के लिए ये हिंसा है, इससे पहले भी छात्र हिंसा हमें देखने को मिली थी बांग्लादेश में। टैंक्स को हमने जो ढाका की सड़कें हैं उन पर चलते हुए देखा था। तो क्या यह जो अंतरिम सरकार आएगी, यह फिर से शेख हसीना या जो सही तौर पर लोकतंत्र होता है उसकी रक्षा करेगी ये, या अपना शासन आगे भी बढ़ा सकती है? अभी तो हमें यह देखना होगा कि ये अंतरिम सरकार कैसे वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करती है, स्थिति को पीसफुल और कामफुल करती है, और वहां का जनजीवन एक सामान्य दौर की तरफ जाता है। उसके बाद भी आकलन होगा कि क्या बदलाव आ सकता है, कैसे आ सकता है। अभी तो प्रायोरिटी यही है कि वहां पे कानून व्यवस्था और शांति की बहाली हो, और वहां के नागरिकों के समुचित अधिकार का ध्यान रखा जाए, और जो कोई भी इंटरिम सरकार आए वो देखे कि इन चीजों का कारण क्या था और उन्हें हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, नागरिकों की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि देखना होगा कि आर्मी चीफ के संबोधन के बाद क्या स्थिति, वस्तु स्थिति हमें देखने को मिलती है। मनीष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक बिल लेकर आने वाली है। इसके बाद एक बार फिर लोगों के जहन में 5 अगस्त की तारीख घूमने लगी है। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त के दिन कई बड़े फैसले लिए हैं। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया गया था। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होने के साथ ही बिल आसानी से पास हो गए और अनुच्छेद 370 और 35 से इतिहास बन गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, जिससे करीब 500 वर्षों से चले आ रहे एक और विवाद का निपटारा हो गया। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी से यह भी निकलकर सामने आया है कि एक बार फिर सरकार एक विधेयक लाने वाली है ताकि वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। एएल जी, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र सरकार एक और बिल पास कर सकती है, क्या यह जो 5 अगस्त से भाजपा और भाजपा सरकार का जो संबंध चला आ रहा है, क्या यह हमें आज भी देखने को मिलेगा? एएल जी, देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सुलझाना चाहती है। जी,
और वो इसको लेकर के एक बिल लेकर आ रही है। जी लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बिल पर चर्चा होगी। जी देखिए, सबसे पहले तो वह बात करना सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड पारित कब हुआ, कैसा क्या हुआ। तो मैं जी आपको बता दूं, वक्फ का जो पहला अधिनियम था ये 1954 में पारित किया गया था जी और इसका पहला संशोधन 1995 में हुआ है। और जो दूसरा संशोधन 2013 में इसका दूसरा संशोधन रहा, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जी दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि सऊदी ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। जी इंडिया में ही ये कानून बनाया गया है। जी एक बार जब कोई जमीन वक्फ की होती है तो उसे पलट नहीं, मतलब पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसका संशोधन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो राजस्व है वह कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को पूरी संपत्ति जो भी उनकी पूरी संपत्तियां हैं उसमें करीबन 200 करोड़ का उनको राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन इस पर राजस्व अभी नहीं आ पा रहा है। और कई लोगों ने ऐसा लगातार, जो गरीब महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, आम मुस्लिम थे, तलाकशुदा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं थी, उनका ऐसा कहना है कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोगों का, पावरफुल लोगों का कब्जा हो गया है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब जो धर्म विशेष के लोग हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उनका ऐसा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। और एक बार पूर्व में जो सच्चर कमेटी थी उसने भी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होने की अपना एक वकालत की थी। उनका भी ऐसा कहना था सच्चर कमेटी का, नहीं इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। एएलजी, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर आरोप भी लगते सामने आए हैं कि जिसको वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बता देता है वह उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद केस लंबे समय तक चलता है और उसके जीतने या हारने की अपनी अपनी संभावनाएं हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और जमीन आपकी जा भी सकती है। क्या यह इस जो ये आरोप लगाए जाते हैं, क्या ये आरोपों पर भी एक विराम लगाएगा अगर बिल आएगा तो? लेकिन निश्चित तौर पर संशोधन होना बहुत ही जरूरत है। और करीबन वक्फ अधिनियम है, उसमें करीबन 40 संशोधन की बात की जा रही है कि 40 ऐसे संशोधन है जो वक्फ जो अधिनियम है उसमें होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो संशोधन के बाद जो अगर पारित होता है तो वक्फ बोर्ड की जो अनियंत्रित शक्तियां होंगी वह कुछ ना कुछ कम हो जाएंगी और बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन के अपना आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं इसका संशोधन होना अति आवश्यक है। अभी कितनी जमीन है, कितनी उसका प्लान है, ये सब पे भी चर्चाएं की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो ये 40 संशोधन है, इसको कहीं ना कहीं जो केंद्र में मोदी सरकार है वह इसको अधिनियम को संशोधन करने की मंजूरी उसने दे दी है। जी एएलजी, जैसा कि केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिल आ सकता है, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है वह ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर को लेकर एक फैसला सुनाया है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव की बातें कर रहा है, स्थगन लाने की बातें की जा रही हैं। और अब जब केंद्र सरकार जो कि पूर्ण बहुमत में तो है लेकिन वह समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत में है, तो क्या वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल आता है वह आसान होगा पास कराना या इसमें काफी हंगामेदार यह बिल पास कराना और मुश्किल में डाल सकता है सरकार को? एएलजी, निश्चित तौर पर देखिए, जब इस प्रकार के जब कुछ अधिनियम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं निर्णायक चुनाव द्वारा होता है, सदन के अंदर कई बार वोटिंग का भी पहलू आ जाता है। तो निश्चित तौर पर जब ये अधिनियम में संशोधन होंगे तो वोटिंग होगी। वोटिंग में कौन कौन राजनीतिक दल एनडीए का समर्थन करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस प्रकार से संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर कई दल हैं जो इसका हो सकता है विरोध करें और पक्ष में वोटिंग ना करें, तो कई ऐसे दल हैं जो इसके पक्ष में वोटिंग करें। तो ये जब कहीं ना कहीं जब सदन के पटल पर जब ये अधिनियम में संशोधन का रखा जाएगा तभी ये ज्ञात हो पाएगा कि ये बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। बिल्कुल, सदन के पटल पर जब बिल आएगा उसके बाद ही आगे की बातें निकलकर सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद एएलजी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चेंबर्स बताया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी भी मांगी है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स का मामला देखा जा रहा है, इसमें दिल्ली पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एमसीडी के एक अधिकारी पर भी गाज गिरी है। क्या यह जो कार्रवाई है, क्या वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने जान गंवाई है, भविष्य के अधिकारी हो सकते थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, क्या वह काफी है? अधिकारी जो जिनकी मृत्यु हुई है उन छात्रों की दृष्टि से, उनके परिजनों की दृष्टि से, आलोक जी। जी हाँ, देखिए, आपको इस समय देखना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें दोषी हैं, क्योंकि आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि पानी भरा हुआ था और एक जो राहगीर अपनी कार लेके जा रहा था उसकी वजह से जो है पानी जो है अंदर चला गया। पानी का जल भराव वहां कोई एक समस्या नहीं, हमेशा की समस्या थी। ये काम ना कोई कोचिंग वाला कर पाएगा, इस काम की जिम्मेदारी एमसीडी, दिल्ली सरकार और आपकी अंतर्गत केंद्र सरकार की है। ये 3 शक्तियां हैं, सरकारी महकमे हैं जो दिल्ली को जो है सुरक्षित रखने का इनका काम है। इस तरीके की जो समस्या आती है, आपने देखा था विगत समय एक ऐसा आया था कि खंबे पे करंट उतर आया था कि यूपीएससी का एस्पिरेंट था, उसको करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। कोचिंग वालों की भी समस्याएं हैं, उनके पास कैसा है देखने वाली बात है कि दिल्ली में आप देख रहे हैं कि जगह की बड़ी कमी है, डेंसिटी ज्यादा है। 30 किलोमीटर का रेडियस में आप 3 करोड़ व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं, तो वहां पे जो स्थितियां हैं बहुत ही गंभीर हैं। वैसे भी मैं मानता हूं, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन हमारे भारत सरकार में न सरकार लेने को तैयार है, ना ही इस पे जो है कोर्ट भी जो है कोई आदेश देता सरकार को कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए। 18% जीएसटी ले लेते हैं आप कोचिंग वालों से, तो कोचिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए। उनके लिए जिस तरीके से आपके पास इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप करते हैं, उस तरीके से आप कोचिंग के लिए, स्टडी के लिए आप एरिया डेवलप कीजिए, जहां पे अच्छी तरीके के आप प्लॉट दीजिए, जिसमें प्लॉट खरीद के एक मानक के तहत जो है वहां पे जो है कोचिंग सेंटर्स वाले, अब उनके पास काफी पैसा आ गया है, वो वहां पे एक अच्छी कोचिंग चला सके। आसपास आप ऐसे हॉस्टल्स पैदा कीजिए जहां पे बच्चे जो है रह सकें और आके की पढ़ाई कर सके। तो गवर्नमेंट अपना पल्ला जो है झाड़ लेती है, वो अपना इस तरीके के आदेश और नियमावली सब अपना लगाए रहती है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं सरकारों के ऊपर, जो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, उस पे जो है उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना ध्यान देना चाहिए। आलोक जी, जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं उनमें सीमा से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को तो यह भी नसीब नहीं होता कि वह स्क्रीन पर भी अपने जो शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है उसको देख सकें। तो ऐसे में बच्चे कोचिंग सेंटर्स में ही क्यों जाना पसंद करते हैं? ऑनलाइन कोचिंग भी, फिर इससे तो ऑनलाइन कोचिंग बेहतर विकल्प हो सकती है। आलोक जी। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि कक्षा 12 तक आपको क्लास में जाने की जरूरत है। वहां पे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है और आपका जो माइंडसेट है वो इतना डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो भी है, आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप आ रहे हैं, विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको ऑनलाइन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए। पता नहीं क्यों छात्रों की क्या मानसिकता है कि क्लास में बैठेंगे तो काफी पढ़ लेंगे या लाइब्रेरी में दिन भर बैठे रहेंगे। लाइब्रेरी में एक हमने जो देखा अभी जो वर्तमान स्टडी की है कि बहुत से बच्चों का जो रहने के संसाधन है बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसे में वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं, वहां उनको स्वच्छ पानी मिल जाता है, आपको एसी मिल जाता है, बिजली मिल जाता है, वाईफाई फ्री मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां बैठ के वो उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी के लिए भी कोई आपके पास उतना कमर्शियल प्लेस नहीं हो पाता है, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इसलिए चूंकि बच्चे होते हैं, उनके पास अर्निंग का साधन नहीं होता है, घर से उनके पैसा आता है, उसी से वो देते हैं। तो लाइब्रेरी बनाने वाले की भी जो है बड़ी लिमिटेशंस होती है, वो अपने सीमित साधनों से बनाता है। मैं यहाँ पे उजागर करना चाहूंगा सरकार की जिम्मेदारी कि उसको जब 18% जीएसटी ले रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझे ना।
आप एक इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, उसके लिए आप स्पेस करिए। जैसे आपके पास तमाम इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं, वैसे आप नॉलेज पार्क भी बनाइए। आप अपना स्थान निकालिए, दिल्ली के अंदर ही आपको अच्छे नॉलेज पार्क मिल जाएंगे जहां पे आपके हॉस्टल्स बन जाएंगे और जिसके अंदर जो है बच्चों को रखा जा सकता है। तो आप तो एजुकेशन के नाम पे जो है कहते हैं बहुत फंड है, लेकिन कुछ फंड्स जो हैं वो आपको इस पे भी ध्यान रखना है कि आपके पास इतने अच्छे टीचर नहीं हैं जो कि आप यूपीएससी की तैयारी करा सके। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ टीचर्स ऐसे डेवलप हो गए हैं जो करा सकते हैं, तो उस चीज को भी निकाला नहीं जा सकता है और उस पर भी विचार किया जा सकता है और कुछ अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से यह मामला सामने आया, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाकर खामियाजा भुगता है, उसके बाद सियासत गरमाई, भाजपा आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और अब जैसा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कोचिंग डेडिकेटेड एरिया डेवलप करने के लिए सरकार को कोई निर्देश दिया जा सकता है? चूंकि अभी तो नोटिस ही जारी किया गया है दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला जो बच्चों की जान बचा सकता है, आगे आने वाले समय में ऐसा कोई फैसला हमें देखने को मिल सकता है? आलोक जी। अवनीश जी, भारत पे कहा जाता तारीख पे तारीख, लेकिन साहब इंसाफ नहीं मिला जी। इसमें भी यही होगा जी। आपको एक नई तारीख मिल जाएगी और जो आप क्रांतिकारी बना रहे हैं कि आपको एक नॉलेज पार्क मिल जाएगा, ये हमारा और आपका सपना ही रहेगा जी। इसके लिए सरकारों को ही, जो उनका जो शिक्षा विभाग है, उसी को सोचना पड़ेगा कि केवल जो है मैं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद तो सारी शिक्षा जो है आपने जो है प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दी। चंद आपके पास हर स्टेट में एक IIT दे दिया, एक आपने NIT दे दिया और बस इतिश्री हो गया, एक एम्स दे दिया, एक IIM दे दिया। आलोक जी, आपने 4 पकड़ा दिए, काम खत्म हो गया। आलोक जी, आप एक कहीं ना कहीं इशारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर रहे हैं शिक्षा की, जिस प्रकार से आपने यह भी कहा कि एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो विपक्ष इस पर कूद पड़ता है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और कोचिंग सेंटर्स का भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे और सब तरह का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो सरकार कर क्या रही है? तो सरकार कर ही क्या रही है? आप देखिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप देखिए, आपके शहर में देखिए हर जगह प्राइवेट ही मिलेंगे। आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कोचिंग को भी देख रहे हैं, एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कोचिंग को कुछ फैसिलिटीज देंगे कि नहीं देंगे। कोचिंग वालों की कुछ लिमिटेशन समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आपको भी नॉलेज पार्क बनाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा और इस सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर बच्चे आ रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने साधनों से जो है उनको कोचिंग दे सके, तो इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर जो है फल फूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास लिमिटेशन है कि उनके पास इतना नॉलेज बैंक नहीं है जिसके कारण बच्चे को वो रोक सके, तो ऐसे में उसको चाहिए कि फैसिलिटीज तो दे कम से कम उनको। आप अपना कोई एक छोटा सा सेंटर एरिया दे दिए, करीब 10,000 स्क्वायर फीट या 1 लाख स्क्वायर फीट का एक एरिया बना दीजिए, आप लोग उनको कमर्शियल रेट पे आप बेच दीजिए। आजकल कोचिंग सेंटर के पास तो बहुत बहुत पैसा आ गया है, वो भी पैसा लेके अपना प्राइवेट एक मानक के तहत अपनी बिल्डिंग बना लेंगे और वहां पे बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार को ही बच्चों के भविष्य में निवेश करना होगा, उसके बाद ही बच्चे सरकार में जो भविष्य के अधिकारी हैं, भविष्य के जो आने वाले भविष्य में सरकार को चलाएंगे और सरकार में ही अपनी एक कार्य, अपनी सुविधाएं देंगे, अपनी सेवाएं देंगे, उनमें उनके भविष्य में भी निवेश करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है, जहां उन्होंने 7 महीने की सरकार में 25,000 करोड़ का कर्ज लेने पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, जहां सरकार बजट को सही और बेहतर ढंग से खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बने 7 महीने हो गए हैं, लेकिन 7 महीने में सरकार एक सड़क की मरम्मत नहीं करवा पाई। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की
राजनीति करती है। वहीं शिव डहरिया ने तिरंगा यात्रा को नौटंकी और प्रपंच बताया है। आना चाहिए किस तरह 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी और इनका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। 7 महीने हो गए इनकी सरकार आए और 7 महीने में एक सड़कों का मरम्मत नहीं कर पाए। बरसात के पहले सड़कों की मरम्मत का काम होता है, अगर आप मरम्मत नहीं करेंगे सड़कों का तो ऐसी स्थिति रहेगी और निश्चित रूप से इनके राज में सब सड़कें बेहाल ही रहेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, सरकार बजट नहीं खर्च कर पा रही है और सड़कों की मरम्मत नहीं कर पा रही है, शिव डहरिया के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, देखा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में भी बारिश का समय, पूरे देश में जो है मानसून जो है लगा हुआ है, लेकिन राजधानी रायपुर की जो सड़कें हैं उनको देखा जा सकता है कि काफी मायनों में और काफी मात्रा में जो है राजधानी रायपुर की जो सड़कें हैं वो काफी जर्जर हो चुके हैं। जो मेन रोड हाईवे उसकी रोड जो है उससे बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए हैं जिसमें जो है एक्सीडेंट का काफी ज्यादा खतरा बना हुआ रहता है। जो दूर से दिखते तो नॉर्मल पानी, लेकिन जब पास जाओ तो देखेंगे तो पता चलता है कि वहाँ कितनी गहराई, उन गड्ढों में कितना ज्यादा पानी भरा है, जो एक बड़े से बड़े दुर्घटना को जो न्योता देता हुआ नजर आता है। इसलिए पूरे ने कहा है कि सरकार को जो 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 7.5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़कों की जो मरम्मत नहीं हो पाई। और सही बात भी कही है कि अगर आपको सड़कों का मरम्मत करवाना या नई सड़कें बनवाना तो कभी बरसात के पहले हो सकती है, और अगर बरसात के पहले सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो बरसात के दिनों में वही सड़कों पर जो गड्ढे बने हुए में पानी भरेगा और पानी भरने से जो दुर्घटना जो है अंजाम हो सकती है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो सड़क में जो गड्ढे बने सभी से हो सकती है। बिल्कुल, सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया और अब बड़ी दुर्घटनाओं को जो गड्ढे सड़क में हो गए हैं वह न्योता दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।